सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत करता हूँ। माइंड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर कितना है? 6 है। क्या है? 6। तो इस हम लेक्चर में क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो इस लेक्चर में देखने वाले कि अपना जो चल रहा था नर्वस सिस्टम का वो टॉपिक, तो हम सीएनएस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो इस माइंड मैप सीरीज का हेतु क्या है कि आपके माइंड में सिर्फ क्या करना है, मैप को सेट करने का काम हम इस सीरीज में करने वाले। तो किसका? अभी तो हम मॉडर्न फिजियो ले रहे हैं। जैसे मॉडर्न फिजियो खत्म होता है, अगला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या जितने भी नोट्स ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब नोट्स आपको अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। किस नाम से? वन स्टॉप एरो। आप सर्च करेंगे तभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या नहीं मिलता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम अपना इंस्टा का भी वैसा ही है, इंस्टा पे आपको बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदिक कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 6 को। ओके, तो देखो, नर्वस सिस्टम का ये लगभग पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? जो सीएनएस है, सीएनएस हमने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में। स्पाइनल कॉर्ड हमने कंप्लीट किया था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हम क्या क्या देखने वाले? एक तो पीएनएस देखेंगे, एएनएस देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों? जैसे कि हम देखने वाले इंटेलिजेंस देखने वाले, और मेमोरी देखने वाले, लर्निंग क्या होता है वो देखने वाले, प्लीज क्या फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप हम देखेंगे इसमें हम ईसीजी देखने वाले, फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच हम देखने वाले। टेम्परेचर का कोई इतना इंपॉर्टेंट, तो टेम्परेचर हम यहाँ पे क्विट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होने वाला ये पीएनएस, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पीएनएस जिसे हम बोलते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। सेंट्रल तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेंट्रल है अपनी, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो एक कंप्लीट है, हमने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस है। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करती है? सेंसरी काम करती है, जैसे कि कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर से सीएनएस तक, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ रिसेप्टर से वहाँ सिग्नल लेने का काम करती है। फिर मोटर की तरह भी काम करती है। क्या करती है मोटर की तरह? सीएनएस से सिग्नल कहाँ लेके जाती है? इफेक्टर तक लेके जाने का काम करती है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दो इसमें डिवाइडेड है। एक क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरी क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या है? एक है ऑटोनॉमिक, एक क्या है? ऑटोनॉमिक, और दूसरा क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और सोमैटिक क्या है? वॉलंटरी, जैसे हमारे कंट्रोल में। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं स्केलेटल मसल जो होती है उनको भी उनके ऊपर कंट्रोल कर दिए, स्टिमुलेट कर दिया उनको। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देख रहे हैं तो क्या कहते हैं? स्टिमुलेट द स्मूथ मसल जो हो गई, कार्डियक मसल हो गई, ग्लैंड्स हो गई, इनको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। देखो, इनवॉलंटरी होने की वजह से इसके फिर से दो पार्ट है। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा आएंगे, जो फाइट रिस्पॉन्स होगा, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देना है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ाना कम करना, ये इस रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक काम करेगी। और पैरासिम्पैथेटिक का काम करेगी रेस्ट की पोजीशन में या डाइजेशन में जब करेंगे तो क्या करेगी? हमारी पैरासिम्पैथेटिक काम करने वाली है। ठीक है जो देखो, हम कह देंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस जो बोला था ना मैंने, एएनएस देखने वाले हम, सॉरी एएनएस, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो देखो, इसमें क्या बोला है? डिवीजन बताया गया। ऑटोनॉमिक सिस्टम के डिवीजन बताया, एएनएस के डिवीजन हमने देखे। तो ये जो चार्ट बनाया ना मैंने, ये चार्ट बहुत सही बनाया है, जो बुक से निकाल के मैंने सिंप्लिसिटी बन रख दी चार्ट को। जो फर्स्ट हमारा क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मैंने चार्ट आपको मैंने खुद डेवलप किया है। तो इस चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपका हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर इस चार्ट में कुछ ऐसी कमियां आपको देखने को मिलेगी, वो मैंने आगे एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैं रख नहीं सकता। तो चार्ट पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा तो ठीक है, जो कुछ नहीं पढ़ सकता वो चार्ट पढ़ के जाना है बस। तो देखो, एक सिंपैथेटिक को क्या बोलते हैं? सिम्पेट्रोको थोरैको लुम्बार आउटफ्लो। क्या बोलते हैं इसे? थोरैको लुम्बार आउटफ्लो इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज का साइन लगा हुआ है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन लेटरल गे हॉर्न ऑफ थोरेसिक, 12 थोरेसिक और 2 लुम्बार सेगमेंट। तो क्या बोल रहा है? जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो है, देखो ये देख रहे हो ना, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, ये क्या है? थोरेसिक में भी है। क्या है? थोरेसिक में भी है। और कहाँ पे भी? लुम्बार सेगमेंट भी दिखने मिलेगी। इसे क्या? उसे थोरैको लुम्बार आउटफ्लो बोला जाता है। जैसे देखो, उसके बाद क्या है? इसमें सेकंड नंबर सिंपैथेटिक फाइबर्स। सिंपैथेटिक फाइबर्स कौन से? एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया, उसके बाद क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया, उसके बाद क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलेरेजेनिक फाइबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या? 3 आपको सिंपैथेटिक फाइबर देखने को मिलेगी। उसके बाद सिंपैथेटिक
क्या सिंपैथेटिक गैंग्लिया। गैंग्लिया कितनी, 3 गैंग्लिया सिंपैथेटिक, एक एक पे पैरावर्टिबल गैंग्लिया, पैरावर्टिबल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया जिसे बोलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, प्री वर्टिबुलर और कोलैटरल गैंग्लिया। थर्ड नंबर पे टर्मिनल और पेरीफेरल गैंग्लिया। तो आपको दिखने मिलते, देखिए गैंग्लिया है, 3 गैंग्लिया है। उसके बाद सिंपैथेटिक ड्रग्स, जो ड्रग्स बताए गए कौन से ड्रग दो स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग्स आपको देख रहे इधर, जो ड्रग्स क्या करेंगे, रिलीज इंड्यूसिंग द रिलीज नॉर एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन को क्या करेंगे, रिलीज कर, इंड्यूस रिलीज ऑफ नॉर एड्रेलिन। तो ये ड्रग आपको देखने को मिलेंगे। हो गई सिंपैथेटिक का डिवीजन। पैरासिम्पेथिक में आ जाओ, इधर सबसे बोल इसको क्या बोलते हैं, क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो। क्रैनियो यानी क्या, जो इस मतलब देखो क्या है, बिकॉज क्यों, फाइबर्स ऑफ दिस डिवीजन अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन यानी क्रैनिया, और सैक्रल सेगमेंट यानी क्या, सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल सेगमेंट और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से इसके सेगमेंट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है इनकी, तो इसलिए सो क्रैनियो सैक्रल आउटफ्लो हो जाता है। इसमें देखो इसकी पैरासिम्पेथिक के फाइबर दो है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और दूसरे क्या है, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर। जैसे कि मतलब सिंपैथेटिक में क्या थे, तीन थे ना, एक प्री गैंग्लियन था, पोस्ट गैंग्लियन था और पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिरोजेनिक फाइबर था। उधर किसी दो, ये कौन से दो, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक। उसके बाद ये यहाँ पे देख लो, ये क्या है, क्रैनियल आउटफ्लो। यहाँ पे क्रैनियल आउटफ्लो का कौन से देख लो, ये क्या है, टिक्टल और मिड ब्रेन आउटफ्लो जिसे बोलते हैं हम, इसमें कौन सी, थर्ड क्रैनियल नर्व देखने को मिलेगी। और दूसरा जो आउटफ्लो है वो बल्बर लेवल और बल्बर आउटफ्लो जिसे बोलते हैं हम, इसमें 1 2 3, ये 3 क्रैनियल नर्व हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद सैक्रल आउटफ्लो, देखो सैक्रल आउटफ्लो क्या होता है, सैक्रल आउटफ्लो में कौन सी अराइज फ्रॉम द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद स्मूथ मसल फॉर्मिंग द वॉल, स्मूथ मसल जो वॉल फॉर्मिंग करती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विसरल ऑर्गन ग्लैंड सच एज लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, स्प्लीम हो गया, किडनीज हो गई, ब्लैडर हो गया और जेनाइटलीज हो गया। इसमें क्या होगा, सैक्रल आउटफ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये 5th नंबर पे क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या बोलते हैं उसे, ड्रग्स बोला इधर। देखो भी ड्रग्स में, ड्रग विच एक्ट ऑन मस्कुलरिनिक रिसेप्टर, तो यहाँ पे बताया गया, इसके बारे में देख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है, देखो आगे बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई हुई है। ये चार्ट आपको याद रख लेना है क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। बिना पढ़े भी गए ना, आप सिर्फ चार्ट पढ़े तो आपका काम हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे आगे। अभी इस चार्ट के कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सबसे पहले अपना क्या है, सिंपैथेटिक में जब उस चार्ट में कुछ चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। देखो सबसे पहले पैरावर्टिबुलर और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो अपनी पैरावर्टिबुलर गैंग्लिया ना, पैरा नॉट प्रिया, पैरा, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। बोथ चेन एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू कॉक्सिक्स, ओके। उसके बाद गैंग्लिया सिंपैथेटिक चेन, तो यहाँ पे देखो सर्वाइकल गैंग्लिया कितनी, 18 नंबर, थोरेसिक गैंग्लिया कितनी है, 12 नंबर, ओके। लुम्बार कितनी है, 5, सैक्रल कितनी है, 5 नंबर भी बताए गए, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है इसमें, आगे दिया है सर्वाइकल गैंग्लिया, क्या है, सर्वाइकल, जो सर्वाइकल रीजन में होती है ना। तो देखो 8 सर्वाइकल गैंग्लिया आर अरेंज इन 3 ग्रुप्स, कितने, 3 ग्रुप बताया और 3 ग्रुप में इन 8 सर्वाइकल गैंग्लिया को अरेंज किया है। सबसे पहला ये ग्रुप है कौन सा, सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, जो देख रहे हो ना आप, सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है। उसके बाद सेकंड ग्रुप है मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया, कौन सा, सेकंड ग्रुप ध्यान में रखना, ये सेकंड ग्रुप है मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया। और थर्ड ग्रुप है इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, तो थर्ड नंबर पे ग्रुप आ गया इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो ये जो अपने मतलब 8, कितने, 8 जो आपको दिख रहे हैं ना गैंग्लिया, इस 8 गैंग्लिया को, 8 सर्वाइकल गैंग्लिया को इन 3 ग्रुपों में क्या किया है, बांट दिया गया और अरेंज किया गया है इन 3 ग्रुपों में। कौन से 3 ग्रुप, एक सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो देख लेना इनके बारे में लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में। आगे बढ़ेंगे। देखो फिर यहाँ पे बताया कि थोरेसिक गैंग्लिया किस तरीके से होती है, उसके बाद लंबार गैंग्लिया के बारे में बताया गया, उसके बाद सैक्रल गैंग्लिया के बारे में बताया। हर गैंग्लिया के बारे में
थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी दी, 3 4 लाइन्स की, तो इसको पढ़ना है आपको। ओके, आगे अब प्यारा तो होगा, तब ये क्या है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जैसे हम कोलेटरल गैंग्लिया भी कहते हैं। कौन से है प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया? सीलिया गैंग्लियन, उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ये 3 गैंग्लियन आपको देखने को मिलेंगी इसमें प्री वर्टिब्रल में। थर्ड नंबर पे कौन सी है? टर्मिनल गैंग्लियन और पेरिफेरल गैंग्लियन। टर्मिनल गैंग्लियन आर सिचुएटेड विद इन द क्लोज स्ट्रक्चर इनवर्टेड बाय देम द हार्ट, ब्रोंकाई, पैंक्रियाज एंड यूरिनरी ब्लैडर आर इन्वर्टेड बाय द टर्मिनल गैंग्लियन। ये क्या है? इन्वर्टेड बाय द टर्मिनल गैंग्लियन आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? टर्मिनल और पेरिफेरल गैंग्लियन जिसे बोलते हैं। ये हो गई अब तक। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब सिंपैथेटिक का तो होगा, पैरासिम्पैथेटिक का बताया है। पैरासिम्पैथेटिक में देखो क्या है कि सबसे पहला जो वो है ना, क्या है, क्रैनियल आउटफ्लो। ऊपर ऊपर का सब बताया, जब क्रैनियल आउटफ्लो से जो नीचे वाला है चार्ट में, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्रैनियल आउटफ्लो में कौन से आएंगे? देखो, ऑकुलोमोटर आ जाएगी, उसके बाद फेसियल आ जाएगी, उसके बाद कौन सी आ जाएगी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ जाएगी, उसके बाद वैगस नर्व। तो ये चारों नर्व इसमें आ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक में आपको देखने को मिलेगी। तो देखो आपने क्रैनियल आउटफ्लो में देखा था कि 2 तरह के आउटफ्लो है। एक तो टेक्टल आउटफ्लो जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन आउटफ्लो, और दूसरा क्या था, बल्बर लेवल और बल्बर आउटफ्लो जिसे बोलते हैं। तो देखा था हमने इसमें सिर्फ एक आने वाली जो 3rd नंबर की थी ना, वो आ रही थी इसमें क्रैनियल नर्व। 3rd नंबर की कौन सी है? देखो, ऑकुलोमोटर। तो इसमें सिर्फ क्या कौन सा है कि ऑकुलोमोटर है, किसमें? टेक्टल में। और जो बाकी जो बच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो तीनों बच रही है, ये तीनों किस में आएगी? ये आएगी बल्बर में। किसमें आएगी? बल्बर में आएगी, बल्बर। ये आपको ध्यान में रखना, तीनों के तीनों कहाँ आएगी, देखो देख सकते हो आप, ठीक है। कौन से फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वैगस किसमें आएगी? बल्बर में आएगी। तो इसके बारे में उधर लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। चलो, अब फंक्शन ऑफ एएनएस। एएनएस का फंक्शन आईएमपी टॉपिक हो सकता है, मतलब आईएमपी है क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी में मोस्ट ऑफ द फंक्शन ही पूछे जाते हैं और फंक्शन लिखना पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है। इसे करके मैंने पूरे 4 फंक्शन, ज़्यादा भाड़ू बतन लिखे, सिर्फ सिंपल फंक्शन से आपको मैंने मेंशन किया हो, तो ये फंक्शन आपको देख लेना है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से बताया गया है कि फीचर्स वगैरह, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। देखो सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या है, दो थोरैकुलुम्बार सेगमेंट है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके फीचर्स क्या क्या है? उसके फीचर्स, लोकेशन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व। तो इसमें क्या होता है? प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है। उसके बाद न्यूक्लियर, देखो यहाँ पे ये दिए हुए क्रैनियल नर्व दिए हुए, सैक्रल में S2 S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फीचर ये है बस। ऑलवेज फ्रॉम टारगेट ऑर्गन, ये सिंपैथेटिक कहा जाता है, ऑलवेज फ्रॉम टारगेट ऑर्गन से होकर जाता है, ठीक है। लोकेशन प्रोस्टा गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। तो यहाँ पे उसके फीचर बताए गए। नियर, ये क्या है? फ्रॉम टारगेट ऑर्गन, अवे फ्रॉम टारगेट ऑर्गन। ये क्या है? नियर। ये क्या है? नियर मतलब पास होगी, टारगेट ऑर्गन से ये क्या होगी? दूर होगी, सिंपैथेटिक। ओके, ये सिंपल सी यहाँ पे एक बताया गया आपको चार्ट में, तो चार्ट को पढ़ना है। देखो अब इस डायग्राम को देखो अच्छे से। इस डायग्राम का एक आगे एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हो इस चार्ट को। इस चार्ट में ये देख, इसको आईएमपी कर लें चार्ट को, क्योंकि आपको इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है, ठीक है। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, इस डायग्राम के बेस पे बनाया गया है। जैसे कि अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं देखता हूँ हार्ट। सबसे पहले हम हार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट देखो, और यहाँ पे सिंपैथेटिक में भी आपको हार्ट दिख रहा है, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग काम क्या है ये देखेंगे इस चार्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हार्ट पे। कहा गया अपना हार्ट, देखो ये हार्ट, ये हो गया अपना 8 नंबर पे हार्ट, ठीक है। तो हार्ट रेट एंड फोर्स देखो, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स में ये क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी, फोर्स को इंक्रीज करेगी। और ये उसी जगह पे जो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी? हार्ट रेट को और फोर्स को डिक्रीज करने का काम करेगी। बस यही आपको देखना है। जैसे कि मैं उस डायग्राम में जाके अगर मैं लंग्स का देखूंगा, अगर मैं लंग्स यहाँ पे देखो पैरासिम्पैथेटिक में, और यहाँ पे देख लो कहाँ पे लंग्स, ये यहाँ पे लंग्स, ब्रोंकल और लंग्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स हम जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक में, क्या इसका है। तो अगर हम देखेंगे, देखो ब्रोंकल 10 नंबर पर बताया गया, ब्रोंक्यूल्स। तो हम देखेंगे अगर सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक का काम करेगा, इधर डायलेशन करेगा, ब्रोंकल का डायलेशन करेगा। उसी जगह पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। उसी तरीके से आई देखेंगे, देखो आंखों का क्या काम है? आंखों में सिलरी मसल्स होते हैं, प्यूपिल होते हैं। तो सिलरी मसल्स का रिलैक्सेशन कौन करेगा? सिंपैथेटिक। और कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक।
उस प्यूपिल का डायलेशन कौन करेगा, सिंपैथेटिक, और कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। बस इसी तरीके से हर ऑर्गन, जैसे कि जीआईटी का देख लो, जीआईटी का भी वैसे बताएगा, इसमें मोटिलिटी होती है, मूवमेंट कौन करेगा, कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन सिंपैथेटिक, एक्सेलरेट कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। उसी देखिए सिक्रेशन कौन कर रहा है, स्पिंटस को कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन कौन कर रहा है, स्मूथ मसल का रिलेक्शन कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है। ये सब मतलब चार्ट में आपको अच्छे तरीके से बताए हुए हैं इस डायग्राम से, ठीक है। इस डायग्राम से इस चार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन, डायग्राम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे अब देखना है बस कि कौन से ऑर्गन किस किस जगह से कनेक्टेड है। ओके, इस चार्ट को देख लेना है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी ये तो हो गया सब, एएनएस खत्म। अब जो अगला टॉपिक ये क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप भी। तो मैंने एक सिंपल से वे में आपको स्लीप की फिजियोलॉजी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्लीप इज द नेचुरल पीरियोडिक स्टेट रेस्ट फॉर माइंड एंड बॉडी विच क्लोज आई, ठीक है। पैराइटल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पार्शियल बोल रहा हूँ, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा किसमें, स्लीप में, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट देखो, न्यू बॉर्न इन्फेंट 18 to 20 आवर्स आपको नींद होनी चाहिए। ग्रोन चाइल्ड को क्या 12 to 14 आवर्स आपको नींद होनी चाहिए। एडल्ट को 7 to 9 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, और ओल्ड पर्सन जो होता है उसको भी 5 से लेकर 7 आवर्स की जो नींद है वो लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उस आदमी के लिए, ओल्ड या हो या एडल्ट हो गया या ग्रोइंग चाइल्ड है या न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसके हिसाब से यहाँ पे नींद का रेशो, स्लीप का नंबर, हावर्स का नंबर आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ स्लीप, दो टाइप की स्लीप आपको देखने को मिलेगी। एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे हम क्या बोलते हैं, REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक हुई नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे बोलते हैं NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखो उसका दिया हुआ है, इसमें क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, ठीक है। 20 to 30% स्लीपिंग पीरियड को देखने को मिलेगा। रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये जो एक बना हुआ है ना, एक के नीचे एक एरो करके दिखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम चल जाएगा। जब हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, स्पेशली लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको अप्रोच करना है फिजियोलॉजी में, बिना कुछ बकवास पढ़े सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ बस। ड्रीम ऑक्यूज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, यहाँ पे डबल ज़्यादा हो गया ना, इसको काट लेना। ड्रीम ऑक्यूर इन दिस स्पेस, तो ये मतलब रैपिड REM में क्या, जो REM है ना, इस REM में आपको क्या होगा, ड्रीम होगी, ड्रीम आएगी, अच्छी अच्छी ड्रीम आएगी किसमें, इस REM में, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में को ड्रीम्स आएगी। चलो नॉन रैपिड आई देख लो। नॉन रैपिड आई स्लीप में क्या होगा, टाइप ऑफ स्लीप विदाउट मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऑल्सो कॉल्ड एज स्लो वे स्लीप, क्या बोलते हैं, स्लो वे स्लीप जिसे बोलते हैं हम। ड्रीम नॉट, ओके देखो इस पॉइंट को देखो, ड्रीम, इसमें ड्रीम नहीं आएगी। 70 to 80 ऑफ स्लीपिंग पीरियड आपको देखने को मिलेगा। 20 to 30 देखो, जो REM थी उसमें 20 to 30 था, बट जो नॉन REM है ना उसमें 70 to 80 का रेशो आपको देखने को मिला। नॉन REM स्लीप फॉलोइंग द बाय REM स्लीप, ठीक है, फॉलोड बाय किससे फॉलो कर दिए, REM को। देखो यहाँ पे REM जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट आपको देखने को मिलेगा। रैपिड आई मूवमेंट प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इस नाम में दिया हुआ है। ड्रीम्स किस में ऑकर होगी, REM में होगी, नॉन REM में नहीं होगी। मसल्स स्विचनिंग प्रेजेंट किस में होगा, REM में, इसमें एब्सेंट होगा। हार्ट रेट फ्लक्चुएट होगा किसमें, REM में, जो रैपिड आई मूवमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा हार्ट रेट में, क्योंकि ड्रीम्स आएंगी, अगर भयानक ड्रीम आएगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ड्रीम अच्छी होगी तो हार्ट रेट स्टेबल होगा जिस तरीके से। और इसमें REM में, नॉन REM में स्टेबल होगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर देख लो, जब भी फ्लक्चुएट होगा जब स्टेबल होगा, फिर रेस्पिरेशन में कैसा होगा, फ्लक्चुएट होगा, मतलब देख सकते हैं ना, स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कैसे कैसे हो रहा है बस। चलो आगे बढ़ेंगे। स्टेज ऑफ स्लीप्स एंड ECG पैटर्न, तो स्टेजेस ऑफ स्लीप देखेंगे, स्लीप के स्टेजेस देखेंगे, और इसका स्लीप में ECG पैटर्न कैसे होता है वो देखेंगे। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ड्यूरिंग द REM ECG शो इनरेगुलर वेव्स विथ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और एम्पलीट्यूड कैसा होगा, वेव का लो एम्पलीट्यूड होगा, किसमें, REM में, किसमें, REM रैपिड आई
मोमेंट स्लिप में। दीज आर डिसिंक्रोनाइज्ड वेव हमको देखने को मिली आरईएम में। नॉन रैपिड मूवमेंट में देख सकते हो आप, इधर कुछ ऐसे बताया गया है, इसका मतलब एक चार्ट जैसे बताया गया है, देख लेना। स्टेजेस ऑफ ड्राविनेस स्टेज 1, देखो अब स्टेज ऑफ ड्राविनेस ये फर्स्ट स्टेज आएगी। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब स्टेज देखेंगे स्लीप की स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा ये आपको यहाँ से पढ़ना है दोस्तों, मैं नहीं बता सकता कि वो टाइम रिक्वायरमेंट हमारे पास कम है। स्टेज 2 में क्या होगा ये देख लेंगे, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 3 में क्या होगा, बस ओके वो देखना। उस स्टेज 4 में क्या होगा आपको देखना है, कैसे कैसे नींद स्लीप की स्टेज 4, बस 4 स्टेजेस है। कितनी स्लीप की 4 स्टेजेज, कितनी 4 स्टेजेस स्लीप की है, बस इन स्टेजेस को अच्छे से कर लेना। बाकी आगे देखो ईसीजी पैटर्न देख लो, स्टैंडर्ड जो स्लीप स्टेज देखो, स्टेज 1 देखो आरईएम स्लीप, आरईएम स्लीप देख लो, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखो कैसे होगा, देख रहे हो किस तरीके से होगा। स्टेज 1 जैसे हम बोलते हैं, स्टेज 2 में देखो कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, देख रहे हो इधर फ्लक्चुएशन, देख रहे हो, तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। स्टेज 3 में देखो कैसे मस्त मस्त चल रही है, स्टेज 4 में देखो कैसे कैसे चल रही है, और आरईएम में देखो फ्लक्चुएशन नहीं फ्लक्चुएशन है, स्टेबिलिटी का नाम ही नहीं है, सिर्फ फ्लक्चुएट कर रही है हर जगह, इसमें सब फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे देखो कितना मस्त स्टेबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे भी कुछ तो कुछ स्टेबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी स्टेबलिंग देखो, ये देखो ना यहाँ पे स्टेबल कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टेबल कुछ देखने को मिल नहीं रहा है इसमें आरईएम में, तो आरईएम में स्टेबल कुछ होगा ही नहीं। स्टेबल जो होगा सिर्फ किसमें होगा, नॉन आरईएम में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी बस। आगे चलो, हायर इंटेलिजेंस, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, सबसे पहला हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन में क्या है, लर्निंग। तो लर्निंग देखो किस तरीके से लर्निंग होती है, लर्निंग 2 तरीके से होती है, एक नॉन एसोसिएटेड लर्निंग, इसमें हैबिचुएशन क्या होता है, सैनिटाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको देख लेना है एक बार, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मैं तो कर सकता। इसका एग्जांपल दिया है क्या, वुमन्स इज सेंसिटाइज टू क्राइंग साउंड ऑफ हर बॉडी। हैबिचुएशन क्या होगा, स्लीप नॉट डिस्टर्ब बाय दीज, स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी। उसके बाद दूसरी है नॉन एसोसिएटेड लर्निंग क्या होगी, देखिए कंडीशनल रिफ्लेक्स टॉपिक था एक जो मैंने क्यूट किया है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं उसकी, इतना ही पढ़ो बस, ठीक है। ये आपको देखना है एसोसिएटेड लर्निंग क्या है, और नॉन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड तो खत्म हो गई, शुरू होते ही खत्म हो गई एसोसिएट, आपको देखना है सिर्फ नॉन एसोसिएट। उसके बाद मेमोरी, मेमोरी डिफाइन एबिलिटी ऑफ रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करने की एबिलिटी। टाइप ऑफ मेमोरी, एक तो होगी फिजियोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रिकॉल, और दूसरी क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन द परमानेंसी ऑफ स्टोरेज। तो देखो फिजियोलॉजिकल जो हो गया ना, उसमें क्या होगा इम्प्लिसिएट मेमोरी जिसे बोलते हैं हम, और एक्सप्लिसिएट मेमोरी, 2 प्रकार की इम्प्लिसिएट और एक्सप्लिसिएट मेमोरी होती है। और जैसे कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द परमानेंसी ऑफ स्टोरेज की परमानेंसी ऑफ स्टोरेज की, उसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे बोलते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है आपको यहाँ से देख लेना है, इसका एग्जांपल भी मैंने अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी को यहाँ पे बढ़िया से समझा है, उसका एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल इंपॉर्टेंट ना, एग्जांपल जैसे दूंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, तो यहाँ से इसको देख लेना है। उसके बाद इम्प्लिसिएट मेमोरी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखना है। इम्प्लिसिएट मेमोरी सिंपल वर्ड्स में मैंने इसको बताया, उससे आपको सिर्फ पढ़ना है बस, ओके। उसके बाद क्या होगा एक्सप्लिसिट मेमोरी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लिसिट मेमोरी का, और उसमें 2 टाइप होते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होता है, एक सेमेंटिक मेमोरी हम जिसे बोलते हैं, इसका है एपिसोडिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी क्या होता है, अबाउट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्ट एंड कंसेप्ट, नॉलेज किसके बारे में, ऑब्जेक्ट फैक्ट्स और कंसेप्ट के बारे में। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हम जिसे बोलते हैं सिमेनेटिक मेमोरी। और एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, मेमोरी ऑफ इवेंट की मेमोरी, जो कोई भी शादी वगैरह हो गई उसके इवेंट की मेमोरी। पर्सनल एक्सपीरियंस हो गई, उसके एपिसोडिक मेमोरी हम जिसे बोलते हैं। आगे जो है तो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी का मैकेनिज्म, एक्सप्लिसिट मेमोरी किस तरीके से काम करती है, इम्प्लिसिट मेमोरी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। मैकेनिज्म में देख लेना, मेमोरी विद कॉन्शियसनेस रिकॉल, मेमोरी विदाउट कॉन्शियसनेस रिकॉल, तो देख लेना, ये पढ़ लेना, इसको सबको आपको क्या है पढ़ना है, बढ़िया सिंपल लैंग्वेज में तो पढ़ सकते हो यार आप, ओके, इसलिए तो आप बीएमएस में आए हो। उसके बाद देखो मेमोरी
इनग्राम, मेमोरी इनग्राम को देख लेना यार, क्योंकि एग्जाम में अगर इसको निकालोगे ना, एग्जाम में अगर इसको निकालोगे आप तो आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे। तो इसलिए मेमोरी इंग्राम को देख लेना क्या होगा, स्टिमुलेट फैशन ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ऐसे करके इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा 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 और फैसिलिटी द सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन ऑफ एंड मेमोरी, मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे। स्पीच, स्पीच भी एकदम है, उसकी डेफिनेशन, स्पीच की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। स्पीच डिफाइन एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेटेड साउंड, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट का एक्सप्रेशन करना विद आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड, साउंड को बना के। तो मैकेनिज्म देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म आईएमपी है, तो मैकेनिज्म देखना एक बार डेफिनेशन चलेगी, पर मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, स्पीच का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। देखना क्या आपको मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है वो देख लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसे, इसको आप ना भी करो चलेगा, इसको आप ना भी करो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो तो अच्छी बात है। देख लेना इसको आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको, ये चार्ट जो दिया हुआ है इधर, इसको आपको देख लेना है एक बार कैसे कैसे ब्रोकाज एरिया वगैरह वगैरह में काम हो रहा है। ओके, आगे अब ये देखो इधर एक टेबल दिया हुआ है, रोल ऑफ कॉर्टिकल एरियाज इन कंट्रोल ऑफ स्पीच। कॉर्टिकल एरिया का रोल क्या है स्पीच कंट्रोल में बताया गया। देखो मोटर एरिया, अब मोटर एरिया कहाँ देख रहा है आपको, देखो जो मोटर एरिया है, जैसे कि मोटर एरिया में क्या क्या आ गया, ब्रोकाज एरिया 44 एंड 45, तो 44 और 45 एक है, 44 और 45 का है ब्रोकाज एरिया। तो इसका फंक्शन क्या है, ये दोनों इसका फंक्शन दिया है, अपर फ्रंटल मोटर एरिया, अपर फ्रंटल मोटर एरिया आपको देखने मिल जाएगा मोटर एरिया में। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मूवमेंट इन्वॉल्विंग राइटिंग, मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग स्पीच, ये सब चीज़ें आएगी। सेंसरी एरिया में सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया 32 एरिया, सॉरी 22 देख लो, एरिया 22, एरिया 22 में क्या क्या चीज़ आएगी, ऑडिटरी वगैरह, उसका फंक्शन क्या है वो देखने को मिल जाएगा आपको। सेकेंडरी विजुअल एरिया 18, एरिया 18 तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चलो छोड़ो, ध्यान रखना एरिया 18 में कैसे कैसे होगी देख लेना। फिर रिंकल एरिया, वर्निक एरिया, देखो वर्निक एरिया, ये जो है ना वर्निक एरिया, इसका फंक्शन आपको दिया है, तो हर चीज़ का फंक्शन यहाँ पे दिया है आपको, इस फंक्शन को आपको खुद से पढ़ना होगा। चलो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, इसको देखना डेवलपमेंट ऑफ स्पीच कैसे होता है। रोल ऑफ कॉर्टिकल एरिया इन द डेवलपमेंट, रोल ऑफ कॉर्टिकल एरिया जो हमने देखे ना, जैसे कि हमने देखा वर्निक एरिया देखा, ब्रोका एरिया देखा, मोटर एरिया देखा, तो हर एक का क्या क्या काम है फीचर। देखो हमने ये चार्ट पढ़ लिया, बस इस चार्ट को यहाँ पे चिपका दो, बस इस चार्ट को यहाँ इस रोल ऑफ कंट्रोल एरिया, ये जो चीज़ है ना, रोल ऑफ क्या वर्निक एरिया, रोल ऑफ ब्रोकाज एरिया, रोल ऑफ मोटर एरिया, आपने ये भी नहीं पढ़ा, सिर्फ वो चार्ट को पढ़ लिया तो हो जाएगा आपका काम, बस खत्म। चलो यहाँ पे एक डायग्राम को बताइए, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया जैसे कैसे होता है, ये सब चीज़ें डायग्राम में बताई गई है। ठीक है, फिर नर्वस कंट्रोल ऑफ स्पीच का नर्वस कंट्रोल है, मोटर एरिया कैसे कंट्रोल करेगी, सेंसरी एरिया कैसे कंट्रोल करेगी। ओके, ये सब नर्वस कंट्रोल आपको दिया गया है। उसके बाद एफेसिया क्या होता है, एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू द डैमेज ऑफ वन और मोर स्पीच सेंटर, एक से ज़्यादा स्पीच सेंटर का डैमेज होगा तो क्या होगा, एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज हमको देखने को मिलेगा। इसके कॉज क्या है, एफेसिया कॉज बाय वैस्कुलर लेशन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्यूमर ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या उसका है एपिलेप्टिक सीजर्स, उसके बाद क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीज, इन चीज़ों की वजह से आपको एपेसिया देखने को मिलेगा। ओके, ये हो गया इसके कॉज। उसके बाद देखो टाइप ऑफ एपेसिया, ब्रोकाज एपेसिया, ब्रोकाज में वर्निकस एपेसिया, उसके बाद ग्लोबल नॉमिनल और अदर टाइप ऑफ एपेसिया देंगे। ब्रोकाज एपेसिया क्या होता है, वर्निक एपेसिया क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको खुद से देखनी पड़ेगी। चलो आगे, और देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, टाइप ऑफ एपेसिया दिया हुआ है, उसके फीचर से आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद उनके कॉज आपको देखने को मिल जाए, बस ये चार्ट कर लो। मैं तो जो मैं लास्ट में आपको ये थ्योरी की जगह चार्ट बताना वो चार्ट करते रहो, बस चार्ट अगर हो गए ना आपसे तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। देख लो ये ब्रोकाज एपेसिया, वर्निक एपेसिया, ग्लोबल एपेसिया, नॉमिनल एपेसिया, मोटर एपेसिया, ऑडिटरी एपेसिया, विजुअल एपेसिया, एग्रेसिक एपेसिया, ये सब चीज़ें, ये सब इतने टाइप के एपेसिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे क्या है ईईजी, क्या है ईईजी, जो ईसीजी होता है वो क्या करता है दोस्तों, हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैप्चर करता है। जो ईईजी होता है वो क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन होता है ना उसके सिग्नल को कैप्चर करने का काम क्या करेगा, हमारा
EEG करेगा, ध्यान में रखना क्या होगा, EEG करेगा। तो EEG का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे हम EEG का, फिर उसके बाद उसको मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वे ऑफ EEG देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम उसमें क्या होगा अल्फा रिदम क्या होता है, उसके बाद क्या देखेंगे बीटा रिदम क्या होता है, फिर उसके बाद डेल्टा रिदम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। EEG का इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कॉल्ड एज EEG। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है ब्रेन की उसे EEG कहते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन एंड साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है एक ध्यान में रखना। और EEG वेव देखना, EEG के बारे में कैसे हंस बर्गर ने आपको दिया है EEG, ठीक है। तो EEG वेव आर रेफर्ड एज द बर्गर्स वेव, देखो खाने वाला बर्गर ना उसका सरनेम बर्गर, तो बर्गर्स वेव भी कहते हैं EEG वेव को। चलो आगे, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो EEG इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका सिग्निफिकेंस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर्स में इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद इपिलेप्सी में इसका काम आपको देखने मिला, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक्सेसिव इम्पल्स का डिस्चार्ज होना, ठीक है। उसके बाद सब ड्यूरल हिमेटोमा यानी क्या कलेक्शन ऑफ ब्लड इन सब ड्यूरल स्पेस में, हिमेटोमा यानी क्या कलेक्शन ऑफ ब्लड इन सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद मिड ब्रेन डिसऑर्डर हमको देखना है, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे क्या है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, तो किसे किसे रिकॉर्ड करना है, इट इज रिकॉर्डेड बाय द प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन स्कल, कहाँ पे स्कल पे रखना है, ओके। टू टाइप इलेक्ट्रोड से यूनिपोलर इलेक्ट्रोड और बायपोलर इलेक्ट्रोड, ओके। बायपोलर कहाँ पे लगा, बोथ द टर्मिनल्स आर प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन पे लगाने। यूनिपोलर एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन द ब्रेन and the indifferent electrode is kept on the some part of the body away from the cortex हमें रखना है। electrode are connected to the recording device like polygraph to record ECG, polygraph को रिकॉर्ड करना है, ECG को हमको रिकॉर्ड करना है। इस तरीके से मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग हमको देखने को मिलेंगी। उसके बाद वेव ऑफ ECG, तो इसमें ECG हैज 3 फ्रीक्वेंसी बैंड, एक तो हो गई क्या अल्फा रिदमिक, दूसरी क्या बीटा रिदमिक और डेल्टा रिदमिक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या हो गई 3 फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, बैंड देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा रिदमिक कैसे हो गई, ठीक है, जब आई ओपन हो गई तो ऐसे इस तरीके से, आई क्लोज हो गई तो इस तरीके से देखने को मिलेगी। बीटा वेव देख लो किस तरह कितनी फ्लक्चुएट होंगे, फिर थीटा वेव देखने को मिलेगा, डेल्टा वेव देखने को मिलेगा, ये तो हो गई इसकी वेव, ठीक है। स्टैंडर्ड तो ये स्टैंडर्ड वेव है, ठीक है। ये अल्फा ब्लॉक हम जैसे बोलते हैं, ब्लॉक आ गया इसमें अल्फा ब्लॉक, ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ेंगे, आगे अल्फा रिदमिक के बारे में बताया गया है। एम्पलीट्यूड कितना होता है इसका 50 माइक्रो वोल्ट होता है, कब क्या होती है कैसे होती है इसके बारे में देख लेना है, सिंपल से पता है। फिर अल्फा ब्लॉक क्या होता है देखना आपने, अल्फा ब्लॉक जो एरिया बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद बीटा रिदम कितनी होती है देख लेना, बीटा रिदमिक इसकी हाई होती है 50 से 60 सेकंड के लिए होती है। वोल्टेज कितना होता है, माइक्रो वोल्टेज 5 to 10 माइक्रो वोल्ट हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद गामा रिदम देखो कितना 30 to 100 सेकंड्स के लिए आपको देखने को मिलेंगे गामा रिदम, ठीक है। उसके बाद डेल्टा रिदम 1 to 5 सेकंड के लिए 220 से लेकर 200 माइक्रो वोल्ट तक एम्पलीट्यूड हमको देखने को मिलेगा इस डेल्टा रिदमिक का, ओके। थीटा रिदम देख लो, उसके बाद इसका कितना है 4 से लेकर 8 सेकंड तक है, उसका 10 माइक्रो वोल्ट आपको क्या एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। इसके एम्पलीट्यूड डायग्राम में रख लो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितने सेकंड की क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सिंपल है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडे। इस लेक्चर के लिए मैंने बहुत टाइम लगा दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपको जब नोट चाहिए तो इस पे आपको क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। उस लिंक से ज्वाइन कर लो। और जो पिछला लेक्चर है CNS के ऊपर उसको लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि आप क्या करो, इंस्टा पे जाके वन स्टॉप एरोलॉग को फॉलो कर लो, जिससे आपको एरोलॉजिक कंटेंट मिलेंगी। तो ये हमारा कितना लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 था। अगला लेक्चर कितना आएगा, अगला लेक्चर जल्दी आएगा ग्लैंड्स के सिक्रेशन के ऊपर वगैरह वगैरह, वो मिलेगा लेक्चर नंबर 7, ठीक है। कीप इट अप गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।